सभी को राम राम। मैं अनुराग बनवाड़ा। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। एनडीए अपनी सरकार तीसरी बार बनाने जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन भी अपनी सरकार बनाने के कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे प्रयास करता हुआ सभी को नजर आता है। देखिए, जहां नरेंद्र मोदी की सरकार कह लीजिए या फिर एनडीए जो चुनाव से पहले 400 पार का नारा लेकर लोकसभा के चुनाव के दंगल में उतरे थे, उन्हें इस चुनाव के नतीजों ने जनता ने नकार दिया है। ना सिर्फ भाजपा को देश की जनता ने नकारा है, देश की जनता ने कांग्रेस को भी नकारा है, देश की जनता ने तमाम पार्टियों को भी नकारा है। भारत के अंदर भारत की जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। देखिए, भाजपा के लिए जो भाजपा 400 पार के नारे की रट लगाकर बैठी थी, भाजपा कहती थी कि एनडीए 400 पार और भाजपा 370 पार, वो वही भाजपा 250 का आंकड़ा भी पार करने में विफल रही, असफल रही। देखिए, सबसे बड़ी भाजपा की हार का कारण 5-6 राज्य ऐसे थे जहां भाजपा को उम्मीद थी कि भाजपा अपना 100% परफॉर्मेंस, 100% प्रदर्शन वहां पर करेगी, परंतु भाजपा का प्रदर्शन वहां पर बेहद निराशाजनक रहा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही राज्य की, हरियाणा की। देखिए, हरियाणा के अंदर 2019 के लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो भाजपा पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप करने का काम किया था। तमाम दूसरी पार्टियों का भाजपा ने हरियाणा के अंदर से सूफड़ा साफ कर दिया था। देखिए, 2019 के हालात हरियाणा के अंदर बिल्कुल आज के हालात से विपरीत थे। ना उस समय किसान आंदोलन नहीं हुआ था, ना वो दौर किसान आंदोलन का दौर था। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा में बहुत बच्चे आर्मी का सपना देखते हैं और हरियाणा में बहुत ज़्यादा बच्चे आर्मी के सपने को पूरा करने के लिए आर्मी ज्वाइन करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा की सरकार आती है, तो उसी सरकार में किसान आंदोलन भी होता है, उसी सरकार में भाजपा की सरकार अग्निवीर योजना लेकर आती है। पहले किसान आंदोलन का जो प्रभाव था वो हरियाणा उस प्रभाव से गुजर रहा था। उसके बाद अग्निवीर जैसी तमाम योजनाएं जब देश में लागू की गई तो उसका भी प्रभाव सीधा हरियाणा में देखने को मिला। देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था कि जय जवान और जय किसान, ये दोनों नारे देश पे तो स्टिक बैठते हैं, परंतु सबसे ज्यादा स्टिक हरियाणा पंजाब जैसे दो राज्यों पे बैठते हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर सबसे मुख्य व्यवसाय खेती है और हरियाणा की ज्यादातर आबादी खेती के ऊपर निर्भर करती है। वहीं हरियाणा में बच्चे फौज के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं, देश को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। वहीं पहले भाजपा जब 3 कृषि कानून लेकर आई तो हरियाणा पंजाब देश के तमाम किसानों ने इन्हें काले कानून करार दे दिया कि भाजपा खेती किसानी को खत्म करने के लिए अपने उद्योगपति मित्रों के लिए ये कानून बनाकर लेके आई है, ताकि उनके उद्योगपति मित्र और अमीर हो सके और किसानों की जमीनें उनसे छीन ली जाए, किसानों की फसलों को नीलाम कर दिया जाए औने पौने दाम पर। इसलिए ना उसमें कोई एमएसपी की गारंटी थी, ना वो किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते थे यदि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती। तो कोरोना की आड़ में जिस प्रकार भाजपा ने वो बिल पास कराए तो उसकी नाराजगी किसानों ने सड़कों पर आकर दिखाने का काम किया और किसानों ने 13 महीने लंबा संघर्ष करके वो बिल को वापस करवाने के लिए सरकार को घुटनों पर लाने के लिए किसानों ने सरकार को घुटने पर आने के लिए मजबूर कर दिया। वो सबने देखा। उसके बाद जो अग्निवीर योजना जैसी योजनाओं ने हरियाणा देश प्रदेश सभी देश के जवानों के सपने को तोड़ने का निश्चित रूप से काम किया। उसी का प्रभाव हरियाणा के 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिला होगा, जहां भाजपा ने पिछली बार 19 के चुनाव में 10 सीटें जीती और कांग्रेस शून्य पर आउट हो गई। वहीं इस बार हरियाणा के अंदर 50-50 चुनावी नतीजे आए हैं। 5 सीट भाजपा के खाते में गई, वहीं 5 सीट कांग्रेस के खाते में चुनावी नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव में गई। देखिए, हरियाणा के अंदर जो देवीलाल परिवार था, हरियाणा के 3 लाल हुए, भजनलाल, बंसीलाल और ताऊ देवीलाल। तीनों लाल के परिवार आज हाशिए पर जाते हुए हरियाणा के लोकसभा चुनाव में आप सभी को दिख चुके होंगे। क्योंकि आप बात कर लीजिए, हरियाणा के अंदर देवीलाल के परिवार से 4 लोग चुनाव लड़ रहे थे, चारों के 4 चुनाव हार गए। और हरियाणा के देवीलाल के परिवार से निकली 2 पार्टियां, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, दोनों पार्टियों का कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में ना जीता। अब आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में भी दोनों पार्टियों के लिए एक चुनौती है, क्या वो अपना सिंबल भी बचा पाएंगे या नहीं। और बात करते हैं वहीं दूसरे लाल भजन लाल के। देखिए, भजन लाल के जो सुपुत्र है कुलदीप बिश्नोई,
तो कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेस में होते थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। कुलदीप बिश्नोई को उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें हिसार से टिकट देगी, परंतु भाजपा ने हिसार से उनको टिकट ना देकर निर्दलीय जो विधायक थे रानिया से पूर्व विधायक अब तो रणजीत चौटाला को टिकट दे दिया गया हिसार के अंदर से। तो उसका प्रभाव भी उन्हें हिसार से वहां पर हार का सामना करना पड़ा। तो कुलदीप बिश्नोई का जो राजनीतिक करियर है अब उसकी उम्मीद आगे कम होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तीसरे लाल थे हरियाणा के अंदर, जिनका नाम था बंसीलाल। देखिए एक टाइम था बंसीलाल हरियाणा के युग पुरुष कहते थे। बंसीलाल को विकास पुरुष हरियाणा का कहा जाता था बंसीलाल को, परंतु जब उनके उनके जाने के बाद उनके परिवार जब राजनीतिक में आया तो धीरे धीरे बंसीलाल की जो बहू है किरण चौधरी, तो किरण चौधरी भी अपनी बेटी के लिए टिकट मांगी आला कमान से, परंतु कांग्रेस आला कमान ने उनकी बेटी को कोई टिकट नहीं दिया भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से। वहां पर उन्होंने दूसरे प्रत्याशी को उतारा। किरण चौधरी ने पर्दे के पीछे उस प्रत्याशी का विरोध किया और उसके खिलाफ पर्दे के पीछे प्रचार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो कांग्रेस का प्रत्याशी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट लोकसभा की सीट कांग्रेस वहां पर हार गई और भाजपा जीतने में वहां पर सफल हुई। और मुझे लग रहा है कि किरण चौधरी का आगे राजनीतिक भविष्य कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तोशाम से भी उनके लिए बुरी खबर है। तोशाम की क्या पता आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी तोशाम से टिकट भी काट दिए जाए आलाकमान की तरफ से। वहीं तीन लाल तो हरियाणा में सुने होंगे कि हरियाणा के अंदर तीन लाल है, परंतु आज हम चौथे लाल पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। हरियाणा के चौथे लाल है मनोहर लाल। देखिए मनोहर लाल जब 2014 में हरियाणा की सत्ता पर बैठाए गए थे, जीते नहीं, वो बैठाए गए थे। और खासतौर से किसान वर्ग का ये मानना है कि भाजपा ने हरियाणा के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को थोप दिया गया था, क्योंकि उनके ना वो चुनाव से पहले कोई चेहरा थे, ना उनके कोई कल्पना कर सकता कि इस प्रकार वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वही मनोहर लाल खट्टर 2016 के जाट आरक्षण की बात कर लीजिए, 2020 के किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, उनकी जो जबान थी, जो सत्ता का अहंकार था, जो घमंड था, वो उनके भाषणों में झलकता था। और हरियाणा देखिए आपने भले ही सुना होगा कि जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव आते हैं, तो लोग किसी को चुनाव जिताने के लिए वोट करते हैं, परंतु हरियाणा में ठीक इसके विपरीत है। यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार, किसी भी नेता की नाड़ का जो सरिया होता है उसे निकालने के लिए मतदान किया जाता है। हमारे यहाँ देसी भाषा में कहावत है कि जिसकी भी गर्दन में सरिया है उस सरिये को निकालने के लिए आज वोट जा रहे हैं। किसी की नेता की गर्दन में सरिया, मैं आपको ये हरियाणवी शब्द है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा दूं। देखिए किसी नेता की यदि रड़क काटनी है, रड़क यानी कि एटीट्यूड किसी नेता का निकालना है, तो हरियाणा के लोगों से बेहतर इस एटीट्यूड को निकालने का काम कोई नहीं कर सकता। हरियाणा का ये इतिहास रहा है कि हरियाणा के अंदर चुनाव न सिर्फ सत्ता बदलने के लिए होते हैं, परंतु नेताओं की तमाम गर्मियां निकालने के लिए हरियाणा के लोग मतदान करते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की कुर्सी हार चुके थे, बड़े बड़े मंत्रियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब हरियाणा के अंदर वोट डालने जाता था उस 2019 के विधानसभा चुनाव में, तो सबका एक ही कहना था कि इस बार इनके नाड़ का सरिया निकालने का काम हरियाणा के लोग करेंगे, और वो नाड़ का सरिया निकाल भी दिया था। भारतीय जनता पार्टी को कोई पूर्ण बहुमत हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नहीं मिला। वही दुष्यंत चौटाला ने जब समर्थन से सरकार बना ली, दोबारा मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, फिर भी मनोहर लाल खट्टर जी का अहंकार और जो उनकी भाषणबाजी थी, जो उनकी भाषा थी, वो कम नहीं हुई, खासकर एक वर्ग के लिए। क्योंकि जब किसान आंदोलन का दौर था तो उस समय मनोहर लाल खट्टर का जो भाषणबाजी थी, जो कार्यप्रणाली थी, वो अपने आलाकमान नेताओं को खुश करने के लिए तमाम ऐसे बयान दे रहे थे जिनका धरातल पर जनता के बीच काफी नाराजगी थी, और वो नाराजगी 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ देखने को मिली। जहां भाजपा 19 में 10 सीटें जीती, वहीं भाजपा 24 में उन 5 सीटों पर आके आउट हो गई। 5 की 5 पिछले वाली वो सीटों पर वो प्रदर्शन नहीं कर पाई और हार भाजपा की हो गई। देखिए हरियाणा के अंदर सबसे खतरे की बात, अब चारों लाल के जो राजनीतिक सफर है अब वो द्वंद में होता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर अब लोकसभा भले ही चले गए, परंतु हरियाणा के अंदर उनका कोई राजनीतिक स्कोप मुझे कहीं कहीं तक दिखाई नहीं देता। देखिए हरियाणा में एक जब दौर चला था, अब हरियाणा के अंदर ये सब पहले चले थे डमी सीएम, सुपर सीएम, पर्ची के मुख्यमंत्री। राजस्थान में जिस प्रकार कहा गोविंद सिंह डोटासरा जो राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो पर्ची से सीएम बनाती है, तो ये पर्ची के सीएम है, इन्हें जनता अपने वोट से बदल देगी। परंतु हरियाणा का मसला एक अलग मसला है। हरियाणा के अंदर किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे इनेलो की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार,
जिस भी सरकार ने किसानों के खिलाफ जाकर कदम उठाया, किसानों की भावना को आहत किए हैं, उस पार्टी की सरकार न दोबारा सत्ता का दरवाजा देख पाई, न उस पार्टी को जो नेता किसानों के खिलाफ जाकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्रता का जुमलेबाजी कह लीजिए, भद्रता का परिचय देते हैं, तो उन नेताओं की कुर्सी हमेशा खतरे में गई है। उन नेताओं का जो राजनीतिक भविष्य वो अंधकार में चला गया। तमाम इतिहास के अंदर ऐसे उदाहरण हैं। मनोहर लाल खट्टर के बाद तो दुष्यंत चौटाला हरियाणा के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने देवीलाल परिवार को बट्टा लगाने का काम यदि हरियाणा के अंदर किसी ने किया तो दुष्यंत चौटाला उसका सीधा सीधा उदाहरण है। देखिए, जो दुर्गति देवीलाल परिवार की आज हरियाणा के अंदर हो चुकी है, ऐसी दुर्गति कभी भी देवीलाल परिवार की हरियाणा में नहीं हुई थी। हरियाणा के अंदर तमाम पार्टियों की सरकारें रही, भले ही कांग्रेस की सरकार बनती रही, भले ही भाजपा की, परंतु जो इंडियन नेशनल लोक दल था, अब तो उसे अलग होकर जजपा निकल चुकी है, परंतु जब इंडियन नेशनल लोक दल था, तो जब इकट्ठा था चौटाला परिवार, तो हमेशा चौटाला परिवार विपक्ष में रहा। भले ही सरकार किसी को ज्यादातर समय चौटाला परिवार विपक्ष में भी मजबूती के साथ चौटाला परिवार की काफी सीटें आती थी, और चौटाला परिवार का जो वोट परसेंटेज था वो भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से महज 5-6% ही कम होता था, वो लगभग उसके समान देखने को मिलता था। परंतु आज चौटाला परिवार इतना कमजोर हो चुका, उस कमजोरी का कारण था क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने तमाम खेती किसान मजदूरों के वोटों को लेकर भाजपा के खिलाफ पहले वोट मांगे, फिर जीतने के बाद 10 की 10 सीटें भाजपा के साथ झोली में डालकर सरकार बनाकर चौधरी देवीलाल की नीतियों को और जनता की आस्था से उन नीतियों पर न वो खरा उतरे, जनता की आस्था को ठेस पहुंचाई। कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल के नाम को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम उस फैसले से किया है। देखिए, मेरा जहां तक मानना है कि हरियाणा के अंदर अभी जो लोकसभा के चुनाव आए हैं उनके नतीजे साफ है। भाजपा की हार तय थी हरियाणा के अंदर। पिछली बार जो भाजपा 10 सीटों का दम भरती थी, इस बार भी बोला कि क्लीन स्वीप हरियाणा के अंदर भाजपा करेगी। तो भाजपा का जैसे ऊपर का 400 पार का नारे का जो सपना था वो तोड़ दिया गया। ना मोदी, देखिए मोदी मैजिक, मोदी मैजिक, मोदी फैक्टर की बात होती है। मोदी मैजिक ना, इस बार मैं पहले कहता था कि मोदी मैजिक चलता होगा यूपी में, चलता होगा बिहार में, परंतु कोई मोदी मैजिक या फिर मोदी फैक्टर हरियाणा में काम नहीं करता। परंतु इस बार तो यूपी की जनता ने भी मोदी मैजिक, मोदी फैक्टर को नकार दिया। वहीं हरियाणा की जनता ने इस बार लोकसभा चुनाव में पहले भाजपा का बट्ठा बैठा दिया। आप लिख के ले लीजिए, जब 2024 के अंदर हरियाणा के विधानसभा चुनाव होंगे तो भाजपा अपने हाशिए पर चलती हुई आपको दिखाई देगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अब देखने होंगे कि आगे एनडीए की सरकार या फिर इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है वो कितना सफल हो पाता है सरकार के पीछे, पर्दे के पीछे गठजोड़ करने में, या फिर नरेंद्र मोदी फिर तीसरी बार देश की सत्ता संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।